हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर कैडर 2020 क्लास। देखिए, आपके सिलेबस में एक यूनिट दी गई है जिसमें कि स्टार्टिंग की गई है जॉन डन से। मैं यूनिट नंबर सेकंड की बात कर रही हूँ और यूनिट नंबर सेकंड में जो फर्स्ट राइटर है वो है हमारे पास जॉन डन। जॉन डन को स्टार्ट करने से पहले हमें मेटाफिज़िकल पोइट्री का कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। तो आज की क्लास में हम मेटाफिज़िकल पोइट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेटाफिज़िकल जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है। एक है मेटा और दूसरा है फिज़िक्स। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड या अबव और फिज़िक्स का मतलब होता है नेचुरल। जब आप इन दो वर्ड्स को कंबाइन कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ये बन जाता है बियॉन्ड फिज़िकल। तो ये तो हुई इसकी डेफिनेशन की बात, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों हमें इसे डन के साथ पढ़ने से पहले पढ़ना भी है और डन के बाद भी पढ़ना है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। बियॉन्ड फिज़िकल का मतलब हो गया कि समथिंग अबव द साइंस, कुछ ऐसा जिसे कि साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कांट एक्सप्लेन्ड बाय साइंस। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? देखिए, एग्ज़ाम में अगर ये कहा जाए कि मेटाफिज़िकल जो वर्ड है उसका जो फाउंडर था वो कौन था, मेटाफिज़िक्स का जो फाउंडर था वो थे जॉन डन। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि मेटाफिज़िकल पोइट्री को एज अ कॉन्सेप्ट किसने जाना या किसने पहचाना या इस टर्म को कॉइन किसने किया, तो आंसर आएगा डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। अब अगर आप अपने सिलेबस को देखें या लिटरेचर में हिस्ट्री को देखें तो आपको पता चलेगा कि मेटाफिज़िकल पोइट्री का जो कॉन्सेप्ट था वो सैमुअल जॉनसन ने दिया था और डन से सैमुअल जॉनसन ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के बाद आए थे। यानी कि 100 साल बाद आने के बाद भी सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिज़िकल पोइट्री का कॉन्सेप्ट को कॉइन किया। अब मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे क्या रीज़न है। जॉन डन और इनके बाद के जितने भी राइटर्स थे, यानी कि इनके जितने भी कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे, उन्होंने बहुत सारी इमेजेस को अपनी पोइट्री में लिखा, लेकिन वो किसी टर्म का नाम उस टाइम उन पोइट्री को नहीं दे पाए। मतलब इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ होने की वजह से जॉन डन ही नहीं, बाकी सारे राइटर, चाहे वो रिचर्ड क्रॉशा हो, एंड्रू मार्वेल हो, उनमें से किसी ने भी मेटाफिज़िक्स पोइट्री का नाम नहीं मेंशन किया था। 100 साल बाद जब सैमुअल जॉनसन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आए और उन्होंने इन तमाम राइटर्स को पढ़ा, तब उन्होंने ये बताया या डिस्कस किया अपने साथ के क्रिटिक्स के साथ या कंटेम्प्रेरी राइटर्स के साथ कि इनकी जो पोइट्री है, यानी कि डन, क्रॉशा, हेनरी वॉगन, जॉर्ज हर्बर्ट, इनकी पोइट्री में मेटाफिज़िक्स का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। आइए देखते हैं कि मेटाफिज़िक्स किस बारे में बात कर रहे थे। जॉन डन को फाउंडर कहा जाता है, फाउंडर ऑफ मेटाफिज़िक्स। जब हम पढ़ेंगे डन तो आपको पता चलेगा कि जॉन डन को मोनार्क ऑफ विट भी कहा जाता है, पर विट का कॉन्सेप्ट अभी मेटाफिज़िकल पोइट्री में नहीं है। डन को वो बाद में कहा गया था, पहले इनको फाउंडर ऑफ मेटाफिज़िक्स कहा गया था। अब हमें क्या देखने को मिलता है इसमें? देखिए, मेटाफिज़िकल जो पोइट्री थी वो इमोशनल पोइट्री के अगेंस्ट थी। यानी कि अगर आप शेक्सपियर को पढ़ें, चौसर को पढ़ें, फिर भी आपको इमोशंस के बारे में कुछ ना कुछ हिंट मिल जाती है। एक ही पर्टिकुलर थीम पर वो बहुत सारे नॉवेल्स में मेंशन करते हैं, लेकिन जब आप मेटाफिज़िकल पोइट्री को पढ़ते हैं या इनके पोइट्स को पढ़ते हैं, जो भी थे, चाहे वो डन हो, मार्वल हो, हेनरी वॉगन हो, उनमें इमोशंस नहीं है। मतलब इमोशंस की बजाय उन्होंने बहुत सारे वेरियस थीम्स पर काम किया है, जिन्हें कि हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस कहते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स थीम्स। तो एक हमें आइडिया यहाँ से पता चल जाता है कि कॉम्प्लेक्स थीम के बारे में बात की गई है और ये इमोशनल पोइट्री के अगेंस्ट है। अब जो इसमें लॉजिक है, यानी कि ये इलॉजिकल चीज़ों को भी इन्होंने इसमें मेंशन किया है। अब इलॉजिकल आइडियाज़ को या इलॉजिकल थॉट्स को किस तरीके से मेंशन किया है? फॉर एग्जांपल, जब हम डन की पोइट्री देखते हैं तो डन की पोइट्री है फॉरबिडिंग वैलिडेशन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। तो उस पोएम में इन्होंने टू लवर्स को
कंपेयर किया है कंपास के आइडियाज़ के साथ। तो इनकी जो पोइट्री थी, जो मेटाफिज़िक कॉन्सेप्ट था, मेटाफिज़िकल जो पोइट्री थी, ये जो पोइट्स थे, ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को इंक्लूड कर देते थे अपनी पोइट्री में। जैसे कि ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप ध्यान से देखें तो नॉन लिविंग चीज़ का कंपेयर लिविंग बींग्स से किया गया है। तो जब हम इनको पढ़ते हैं एज अ रीडर तो हमें पता चलता है कि रीज़न के लिए, यानी कि रीजंस के लिए एक बहुत बड़ा स्कोप है कि हम ये सोचते रह जाएंगे कि इसने ऐसा क्यों किया है। एज अ राइटर, एज अ रीडर, एज अ राइटर उन्होंने क्यों किया ये तो हम नहीं जानते, हम तो एक बस गैस कर सकते हैं। बट एज अ रीडर ये बहुत ज़्यादा इन्वोक करता है हमारे अंदर रीजंस को, तो इससे हमारी एज अ रीडर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। और कई बार कॉम्प्लेक्स थीम से जब हमें समझ नहीं आते तो हम उनकी पोइट्री को पढ़ना भी पसंद नहीं करते। सेम यही डन के साथ भी होता है। डन की बहुत सारी ऐसी पोएम्स हैं जो समझ नहीं आती, जिसकी वजह से उस टाइम के रीडर्स ने उनकी पोइट्री को एक्सेप्ट नहीं किया था। आगे देख लेते हैं। इस पोइट्री के सैलिएंट फीचर्स क्या है, देखिए, पैशन, कॉम्प्लेक्स इश्यूज, डीप थॉट्स, वेरियस थीम्स, पैराडॉक्स, ये ऐसे थीम्स हैं जो कि हमें मेटाफिज़िकल पोइट्री में मिलते हैं। डीप थॉट्स, अगर आप डन की पोइट्री के बारे में बात करें, उन्होंने रिलीजन को यूज़ किया है होली सोनेट्स में। इसमें से लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि बताइए होली सोनेट्स किसने लिखे हैं, तो मैं आपको बता देते हैं होली सोनेट्स डन ने लिखे हैं। और इसमें बहुत सारी पोएम्स को इंक्लूड किया गया है और हर पोएम को रिलीजन एस्पेक्ट भी देखने को मिलता है और लव का थीम भी, उन्होंने लव को एज अ थीम भी यूज़ किया है। तो होली सोनेट्स जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं, मतलब पॉलिटिक्स को रिलीजन के साथ भी कंपेयर करके दिखाया गया है। डीप थॉट्स प्रोवोक करते हैं कि जो राइटर ने लिखा है क्या वो सही लिखा है, क्या वो उस सेंचुरी के बैकग्राउंड से मेल खाता है। वेरियस थीम, इनकी में हमें जो पोइट्री होती है उसमें पॉलिटिक्स, रिलीजन, सेक्सुअलिटी, कॉम्प्लेक्स आइडियाज़, एक पोइट्री में आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं, मतलब कोई एक पर्टिकुलर थीम नहीं होता। और बहुत बार जो आइडिया ऑफ पैराडॉक्स है वो भी देखने को मिलता है, यानी कि सेल्फ वर्सेस कॉन्ट्राडिक्शन। आपने कुछ पढ़ा जिसको लेकर पोएट कभी परेशान था, लेकिन उसको पढ़ने के बाद या जो वो कहना चाहता है उसको पढ़ने के बाद सेल्फ कंट्राडिक्शन अगर आप फेस करते हैं तो यानी कि आप मेटाफिजिकल पोइट्री के बहुत क्लोज हैं। तो सेल्फ कंट्राडिक्शन वर्सेस कंट्राडिक्शन, तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये हमें मेटाफिजिकल पोइट्री में देखने को मिल जाता है। मेटाफिजिकल पोइट्री को पोइट्री ऑफ विट भी कहा जाता है, यानी कि पोइट्री ऑफ विट का मतलब हो गया कि ये इतनी स्मार्टली, इतनी चालाकी के साथ लिखी गई है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपको पूरी पोएम किसी भी राइटर की, किसी भी पोइट की समझ आ गई है, तो फिर आप एक थोड़ी सी शायद गलती अपनी कर सकते हैं, यानी कि आप शायद गलत समझ बैठे हैं। एक और चीज़ जो इसके बारे में कही जाती है, जिस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, मेटाफिजिकल पोइट्री जो थी वो ओवरलोडेड विद कंसीट्स, यानी कि बहुत सारे मेटाफर्स हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, डन ने एक जगह कहा है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। एक पर्सन को वो बोल रहे हैं गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, कि जाओ और टूटता तारा पकड़ कर लाओ। एज अ ह्यूमन बीइंग ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो जब हम ये लाइन पढ़ते हैं तो हम इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। एक और इन्होंने लाइन कही थी, सन को कंपेयर कर दिया था एज अ फूल। तो हमें इनकी पोइट्री में ये भी देखने को मिलता है कि सन को एज अ फूल कंपेयर किया। देखिए, फूल जो है किसी ह्यूमन बीइंग के लिए या लेज़ी पर्सन के लिए इन्होंने पहले यूज़ किया, लेकिन सेकंड लाइन में इन्होंने सन को कंपेयर कर दिया। लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा शायद सन को फूल कह रहे हैं, लेकिन वो सन को फूल नहीं कह रहे। डन मेटाफर्स को इतने स्मार्टली यूज़ करते थे कि जब आप उसको एज अ रीडर पढ़ेंगे तो पहली
जब आप फर्स्ट रीडिंग उसकी लेंगे तो वो चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी। तो सन को एज अ फूल क्यों कहा गया है? अगर हम मेटाफोरिकल टर्म्स पे इसको समझें तो सन देखिए अपना काम करता है, सन रोटेट करता है, मतलब सॉरी रोटेट नहीं करता, इसके आगे पीछे जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो मूव करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि सन मूव करता है, जो साइकिल होती है अर्थ की 24 आवर्स की, वो सन कंप्लीट नहीं करता है, अर्थ रोटेट करती है सन के आसपास। फूल का मतलब हो गया कोई लेज़ी पर्सन जो काम नहीं करता, बट सन कंपेयर करता है, यानी कि सन अपना काम प्रॉपर तरीके से करता है। तो एक पर्सन या एक चीज़ जो काम कर रही है और दूसरा पर्सन जो काम नहीं कर रहा है, यानी कि कंट्राडिक्शन वर्सेस सेल्फ कंट्राडिक्शन, या फिर आप ये भी कह सकते हैं पैराडॉक्स, कि काम करने वाले पर्सन को एक सन से कंपेयर कर दिया है। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट इनमें आया था, वो था कार्पे डीम। और कार्पे डीम का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वैसे एंड्रू मार्वल है। एंड्रू मार्वल की पोइट्री है टू हिज को मिस्ट्रेस। ये वाली जो इनकी पोइट्री है डन की, इसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ वेजिटेबल लव के बारे में बात की है। और कार्पे डीम का मतलब होता है सीज द मूवमेंट, यानी कि आप जिस भी मूवमेंट में हैं आप उस मूवमेंट को एंजॉय कीजिए। ठीक है, अपना 100% दीजिए। तो ये जो मेटाफिज़िकल पोइट्स थे, यानी कि जो मेटाफिज़िकल पोइट्री आई थी, इसमें इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लोजली काम किया गया था। और अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि लीडर्स ऑफ मेटाफिज़िकल स्कूल किसको कहा जाता है? मेटाफिज़िकल स्कूल देखिए दो लोगों को कहा जाता है, एक है बेन जॉनसन और दूसरे थे जॉन डन। और हमें ये दोनों ही पढ़ने हैं और दोनों ही इम्पॉर्टेंट भी हैं। लीडर्स ऑफ मेटाफिज़िकल स्कूल, मैं फिर आपको बता रही हूँ, इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसको कहा जाता है। दो ही लोग इस कॉन्सेप्ट में आते हैं। ठीक है, तो आज हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है अपना मेटाफिज़िकल पोइट्री के बारे में। और मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि जब आप डन को पढ़ेंगे तो ये जितने भी पॉइंट्स थे, आइडिया ऑफ पैराडॉक्स, कॉम्प्लेक्सिटी, वेरियस इश्यूज़ या वेरियस थीम्स, ये सारी चीज़ें आपको डन में मिलेंगी। इसीलिए डन को पढ़ने से पहले मेटाफिज़िकल का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी था। तो आज हमने कवर कर लिया है। थोड़ी हिंट हमें डन की मिल गई है, लेकिन हमने मोस्टली जो कवर किया है वो था मेटाफिज़िकल पोइट्री। अब इस पे एक लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए मास्टर कैडर का जो पेपर था उसमें वैसे तो वो इजीली अवेलेबल है, क्वेश्चन नंबर 31। वो क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ये पेपर इजीली अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर नोट करके आप देख सकते हैं। डन्स पोइट्री इज रिप्लीट विद what is in the critical jargon known as। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन डन पे पूछा गया है, पर डन भी तो मेटाफिज़िकल पोइट्री के ही कॉन्सेप्ट में आते हैं। मेटाफिज़िकल कॉन्सीट, मेटाफिज़िकल आइडियाज़, मेटाफिज़िकल मेटाफर्स, या मेटाफिज़िकल स्पिरिट। तो ऑप्शन हमारे पास 4 दे दिए गए हैं और हमसे पिछली बार ये पूछा गया था कि जो क्रिटिकल जार्गन है डन की पोइट्री में, उसमें जो रिप्लीट होता है आइडिया, वो किसको बताते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा ये है कि आइडियाज़ बहुत सारे तरीके के हैं, तो एक पर्टिकुलर आइडिया के बारे में ये बात नहीं करते। स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब हो गया कि एक तरीके से एक ही थीम को लेके ये स्पिरिट फॉरवर्ड हो रहे हैं, यानी कि काम कर रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेटाफर्स हमें मिलते हैं, लेकिन वो हर किसी की पोइट्री में नहीं मिलते। मतलब डन ने भी लिखे हैं तो डन ने हर पोइट्री में मेटाफर्स का यूज़ नहीं किया है, वो वर्ड्स के साथ प्ले करते हैं। मेटाफिज़िकल कंसीड, ये एज इट इज़ वर्ड आपको जहाँ से भी आप जितने भी रिसोर्सेज से पढ़ेंगे, मेटाफिज़िकल कंसीड्स, सिर्फ कंसीट वर्ड को याद रखिए। बाकी आइडियाज़, पैशन, स्पिरिट, मेटाफर्स, ये आपको वर्ड मिलेंगे, लेकिन ये जो जार्गन, क्रिटिकल जार्गन, यानी कि जब ये एज अ कॉन्सेप्ट की बात करेगा
तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि मेटाफिजिकल कंसीट, और ये दोनों चीज़ें आपको इकट्ठी मिलेंगी, इसलिए आंसर ये ना होकर मेटाफिजिकल कंसीट इसका करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 लास्ट मास्टर कैडर में पूछा गया था, इसलिए मैंने आज एज इट इज़ सेम टू सेम यहाँ लिख दिया है ताकि आप पढ़ें ये टॉपिक तो आपको हिंट मिल जाए। नेक्स्ट टाइम हम किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, होपफुली हम डन के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तब तक के लिए रिवीजन कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।